चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फंक्शन, है ना। फंक्शंस होते क्या है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर फंक्शन काम कहाँ आते हैं उसकी बात करते हैं, फिर इनको कैसे स्टडी करना है उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जनरली आप लोग टर्बो सी या कोड ब्लॉक ऐसा कोई ना कोई कंपाइलर यूज करते हो। मैं यहाँ पर एक ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहा हूँ जो कि ऑनलाइन gdb.com पे अवेलेबल है। ठीक है, इजीली कोर्स चल रहे हैं, इस पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है अभी तक जितना मैंने चेक किया है। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाने वाला हूँ आपको। ओके, कोशिश करूंगा एक प्लेलिस्ट टाइप का बनाने की, ताकि आपको एक सीक्वेंस मेंटेन करने में दिक्कत ना आए। ओके, एक के बाद एक वीडियोस आप देख पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहली चीज, फंक्शंस होते क्या है। तो देखो, आज तक आप जो ये वॉइड मेन या इंट मेन लिखते आए हो ना, ये भी एक फंक्शन है। ओके, फंक्शंस वो स्मॉल मॉड्यूल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कोड को कंटेन करते हैं, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ओके, कहने का मतलब ये है, जैसे वॉइड मेन, आप उसमें सबसे पहली बार जब आपने प्रोग्रामिंग की थी तो आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सिखाया था, या हेलो प्रिंट करना सिखाया था, या वेलकम टू सी प्रिंट करना सिखाया था। ठीक है, तो वॉइड मेन का एक काम था कि वो क्या करने वाला है, हेलो वर्ल्ड या वेलकम टू सी प्रिंट करने वाला है। ठीक है, मतलब इस टाइप का कोई भी टास्क हो सकता है। हेलो प्रिंट करना इज नॉट द प्रोग्रामिंग, बट हाँ, इस टाइप का टास्क, कोई सा भी टास्क परफॉर्म करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो हम एक जनरलाइज टर्म में समझते हैं। ओके, मैं आपको फंक्शन की यूटिलिटी समझाने के लिए कुछ कुछ चीजें बोल रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैं डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूँ, ताकि अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो उसको लिख के रख सकते हैं। फंक्शंस आर स्मॉल मॉड्यूल्स एंड दीज आर डिजाइंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हम इनको 3 स्टेप में परफॉर्म करते हैं। 3 स्टेप कौन सी होती है उसको समझाने से पहले मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ। देखो, इमेजिन करो मैंने आपको एक टास्क दिया। किस टाइप का टास्क दिया कि लेट्स से आपको सबसे पहले आपका नाम प्रिंट करना है। आपका नाम प्रिंट करने के बाद आपको आपके कॉलेज का नाम प्रिंट करना है, और उसके बाद आपको आपकी सिटी का नाम प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा टास्क हुआ। एक प्रिंटफ या 3 प्रिंटफ लगा के आप इसको चला सकते हो। ठीक है, अब मैंने इसमें एक छोटा सा एडिशन और कर दिया कि सबसे पहले आपको अपना नाम प्रिंट करना है, देन पिरामिड ऑफ स्टार प्रिंट करना है 5 लाइन का। ठीक है, देन आपको अपने कॉलेज का नाम प्रिंट करना है, फिर से पिरामिड ऑफ स्टार प्रिंट करना है 5 लाइन का, फिर आपको सिटी का नाम प्रिंट करना है, फिर से पिरामिड ऑफ स्टार प्रिंट करना है 5 लाइन का। तो इसमें पिरामिड ऑफ स्टार कितनी बार आया? 3 बार, है ना। आपके नाम के बाद, कॉलेज के नाम के बाद और सिटी के नाम के बाद। तो क्या हम इसका कोड 3 बार लिखने बैठे? बिल्कुल नहीं। हमारे पास एक फैसिलिटी है फंक्शन। फंक्शंस कैसे काम करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन डिजाइन कर लेंगे। ओके, फंक्शन के अंदर वो टास्क परफॉर्म कर लेंगे जो हमें करना है, देन हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन की जो डेफिनेशन बोली मैंने आपके सामने, फंक्शंस आर स्मॉल मॉड्यूल्स एंड दीज आर डिजाइन्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इसके आगे फर्दर कंटिन्यूएशन में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो that we can use functions by following 3 steps. पहली स्टेप डिक्लेरेशन, दूसरी स्टेप कॉलिंग, तीसरी स्टेप डेफिनेशन। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। ओके, क्यों कर रहे हैं ये सब मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा कि हर चीज का एक मीनिंग होता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके पीछे भी कुछ रीजन होगा। तो जहां पर आपने हेडर फाइल इंक्लूड की होती है, उसके जस्ट नीचे आपको क्या करना है, उस फंक्शन का नाम रखना है। ये नाम कुछ भी हो सकता है, ABC XYZ PQR, आपका नाम, मेरा नाम, कुछ भी नाम लिख सकते हो यहाँ पर। ओके, कोशिश करना स्मॉल लेटर्स में लिखने की। हालांकि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बट एक रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिख दिया है वॉइड पिरामिड। ये हुआ मेरे फंक्शन का डिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में डिक्लेरेशन का साइन बना देता हूँ, कमेंट किया हुआ है और कुछ नहीं। ठीक है, देन ये चीज क्यों डिक्लेयर की थोड़ी देर में समझाऊंगा। ओके, और हाँ, आपके दिमाग में एक आइडिया आ गया होगा कि हाँ, पिरामिड नाम का एक फंक्शन बनने वाला है। ठीक है, देन इसके बाद हम उस पर्टिकुलर टास्क पे आ जाते हैं जो मैंने आपको बोला था। क्या बोला था मैंने आपको? सबसे पहला टास्क आपको प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? आपका नाम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पर खुद का नाम लिखना। ठीक है, हमने प्रिंटफ में क्या लिख दिया, आपका नाम या मेरा नाम, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, देन यहां से हम कॉल करेंगे कौन से फंक्शन को, पिरामिड फंक्शन। ठीक है, क्योंकि नाम के बाद क्या प्रिंट करना रहा हमें, पिरामिड। देन फिर से आते हैं हम प्रिंटफ के ऊपर। प्रिंटफ के अंदर हमने डबल कोट्स में लिख दिया लेट्स से कॉलेज नेम। ठीक है, आप यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम लिखना, मैं कॉलेज नेम आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है,
देन फिर से हमने कॉल कर दिया यहाँ पर पिरामिड फंक्शन को। ओके, लास्ट वन हम एक और बार प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट्स से सिटी का नाम। ओके, तो अगर आप इंदौर में रहते हैं तो यहाँ पर इंदौर लिखो, कहीं और रहते हो तो उस जगह का नाम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देन लास्ट में हमने फिर से क्या कॉल कर दिया, पिरामिड। अगर आप टर्बो सी वगैरह पे चला रहे हो तो इसके बाद आप गेट ch लिखोगे या रिटर्न 0 लिखोगे, बशर्ते आपने यहाँ पर इंट मेन लिख के रखा हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये वॉइड क्यों लिखते हैं, इंट क्यों लिखते हैं, वो भी इसी टॉपिक के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, काइंड ऑफ आउटपुट दिमाग में इमेजिन हो पा रहा होगा, अभी कोड नहीं चलेगा, पूरा कोड कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आपका नाम प्रिंट होगा, आपका एक पिरामिड प्रिंट होगा, देन कॉलेज का नाम प्रिंट होगा, फिर से पिरामिड प्रिंट होगा, सिटी का नाम प्रिंट होगा, पिरामिड प्रिंट होगा। सोचो अगर इस पिरामिड की जगह पूरा पूरा कोड लिखना पड़ता तो ये कितना बड़ा कोड हो जाता है, लेकिन अब ये कोड उतना बड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो स्टेप है जिसके आगे मैं यहाँ पर कमेंट करके जा रहा हूँ, इसको कहा जाता है कॉलिंग स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने कमेंट में लिख दिया है, ये भी कॉलिंग है। ठीक है, मतलब जहां जहां इसको हमने लिख के रखा हुआ है ये भी कॉलिंग होगा और ये वाला भी कॉलिंग होगा। ठीक है, कॉलिंग ऑफ द फंक्शन इसे कहा जाता है। ऊपर क्या था, डिक्लेरेशन, बीच में क्या है, कॉलिंग, लास्ट में हम क्या लिखते हैं, डेफिनेशन। ठीक है, पूरा अलग से समझाऊंगा मैं आपको, एक बार में पूरा समझने की कोशिश मत करना, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे वॉइड पिरामिड को। ठीक है, ये जो वॉइड पिरामिड है ये एक फंक्शन है। क्वेश्चन आता है फंक्शन कैसे है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, कोई भी ऐसी चीज जिसके आगे इस टाइप के पैरेंथेसिस लगे हों और ऐसा करली ब्रैकेट लगा के हम उसको डिफाइन करते हैं, 90% ऑफ द टाइम वो फंक्शन ही होता है। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बार समझाया था। ठीक है, नहीं भी याद है तो टेंशन मत लो, फंक्शंस ऐसे ही बनाए जाते हैं। ठीक है, 3 स्टेप में, डिक्लेरेशन, कॉलिंग एंड डेफिनेशन। ये जो स्टेप है इसको डेफिनेशन कहा जाएगा। अब ये सारी चीजें मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम वो सारे काम कर सकते हैं जो आप आज तक वॉइड मेन के अंदर करते आए हो। मतलब यहाँ पर आपने जितना काम किया है ना, इस टाइप का कोई भी काम आप यहाँ पर कर सकते हो, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करना, दूसरे फंक्शन को कॉल करना, कुछ प्रिंट करना, स्कैन करना, एडिशन का प्रोग्राम बनाना, वो सारे काम यहाँ पर आ जाएंगे। अभी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, जरूरत क्या है इसकी, ऐसा क्या वैसा क्या, अभी सारी चीजें छोड़ दो, सिर्फ इस प्रोग्राम पे फोकस करो। इस प्रोग्राम को मैं 2 स्टेप में समझाने वाला हूँ, दूसरी बार में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पहले कंप्लीट कर लेते हैं इसको। सो हमने यहाँ पर लिखा इंट आई कॉमा j, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। आई थिंक सभी को ध्यान होगा, आपने फॉर लूप पढ़ा होगा आपने इसको। ओके, सो हम यहाँ पर एक फॉर लूप चला लेते हैं। फॉर i इज इक्वल्स टू 0, नॉट 0, 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। देन लेस देन इक्वल टू लेट्स से 5। ठीक है, नंबर ऑफ रोज मैंने यहाँ पर लिख दी है। देन i प्लस प्लस, ये हो गया हमारा एक फॉर लूप। ओके, इसके अंदर आके हमने क्या किया, एक और फॉर लूप चलाया, जिसके अंदर हमने किसकी वैल्यू इनिशियलाइज की, j की। ओके, मैंने लिखा j इज इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू i, क्योंकि हम पिरामिड बना रहे हैं, एंड j प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया है प्रिंट, इसके अंदर डबल कोट्स में स्टार। ओके, सो इससे क्या होगा, जो भी j है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट होंगे। जैसे ही हम इस लूप से बाहर निकलेंगे, हमने प्रिंट एफ में लिख के रखा है /n। ओके, आई थिंक सभी ने पिरामिड ऑफ स्टार के प्रोग्राम बहुत बार पढ़ के रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता मुझे ये लॉजिक समझाने की जरूरत है। स्टिल अगर इस लॉजिक की कोई जरूरत है तो मैं एक और वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ फॉर लूप के ऊपर, क्योंकि वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है मेरे वाले चैनल पर, तो मैं कोशिश करूंगा ऐसा कुछ अवेलेबल करवाने की। अगर किसी ने ये वाली क्लास मिस की हो तो उसके लिए अलग से सेक्शन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो खैर मैं बता देता हूँ ये लूप क्या कर रहा है। सबसे पहले i की वैल्यू 1, ये वाला लूप 1 से लेकर, ओके आप ध्यान से देखो, 1 से लेकर i तक चल रहा है, मतलब एक ही बार चल रहा है, तो एक स्टार प्रिंट करेगा, देन लाइन चेंज कर लेगा। फिर जब अगली बार चलेगा i प्लस प्लस, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो j 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 2 तक, मतलब 2 स्टार प्रिंट करेगा। जब i की वैल्यू 3 होगी तो 3 स्टार प्रिंट करेगा, i की वैल्यू 4 होगी तो 4 स्टार प्रिंट करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली चीज हमने क्या किया, डिक्लेरेशन। वॉइड मेन में हमने क्या प्रिंट किया, नाम। ओके, नाम प्रिंट करने के बाद हमने एक फंक्शन कॉल किया जिसका नाम क्या है, पिरामिड। ओके, ये पिरामिड फंक्शन जब भी कॉल होगा तो कॉल होते टाइम ये जंप करके उस जगह पर आ जाएगा जहां पर डेफिनेशन रखी हुई है। इस पिरामिड की डेफिनेशन कहां पर रखी है, यहाँ पर, तो हमारा सिस्टम इंटरनली यहां से जंप करके कहां पर आ गया, इधर पे आ गया। ठीक है, जो इंटरप्रेटर है वो जंप करके इधर आ गया है।
अब वो क्या करेगा, इस पूरे कोड को चलाएगा। इस पूरे कोड को चलाते टाइम एक दो चीजें ध्यान रखने लायक है। क्या कि जैसे ही यहाँ आया तो इंट आई और जे को मेमोरी एलोकेट हुई, दो वेरिएबल आ गए, इन दोनों ने अपना पूरा काम किया, फॉर लूप वगैरह चले, एक स्टार का पिरामिड प्रिंट हो गया। जैसे ही हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे, कौन से वाले को, इस फंक्शन को, इसको खत्म करेंगे, हम यहाँ से लौट के वापस वहीं चले जाएंगे जहां से हम आए थे। आपको याद होगा हम इस लाइन से आए थे, ठीक है। जाते जाते हम उस मेमोरी को रिलीज कर देंगे, हम नहीं करेंगे, सिस्टम खुद ही कर देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसकी। बट हाँ, मैं एक रेफरेंस के टर्म में बोल रहा हूँ कि जैसे ही हम वापस जाएंगे तो इन आई और जे की जो मेमोरी एलोकेट हुई थी ना यहाँ पर आते टाइम, वो फ्री हो जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले आपका नाम प्रिंट हुआ, फिर क्या प्रिंट हुआ, पिरामिड ऑफ स्टार, क्योंकि यहाँ से नीचे गए पिरामिड प्रिंट करके वापस आ गए। अब हमने कॉलेज का नाम प्रिंट किया, जैसे ही कॉलेज का नाम प्रिंट हुआ, अगली लाइन पर फिर से क्या मिला, पिरामिड की कॉलिंग। जैसे ही कॉलिंग मिलती है क्या होता है, हमारा सिस्टम यहाँ से जंप करके नीचे आ जाता है, इस कोड को एग्जीक्यूट करता है और वापस लौट के वहीं चला जाता है जहां से हम आए थे। वापस कहां पहुंच गए, उसी फंक्शन पे। इसके बाद हमने क्या प्रिंट किया, सिटी। सिटी का नाम प्रिंट होने के बाद वापस से पिरामिड फंक्शन कॉल हुआ है, जैसे पिरामिड पे आए ये पूरा चलेगा और ये क्या प्रिंट करने वाला है, पिरामिड ऑफ स्टार, ठीक है। 5 लाइन का पिरामिड ऑफ स्टार प्रिंट करेगा, वापस जाएगा। अगर आप नोटिस कर पाओ तो पिरामिड ऑफ स्टार कितनी बार प्रिंट हुआ, 3 बार, लेकिन हमने लिखा कितनी बार, 1 बार। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी फंक्शन की यूटिलिटी क्या है। हम किसी कोड को एक बार लिख के उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। ओके, फिर से स्टार्टिंग से आते हैं। फंक्शंस छोटे छोटे मॉड्यूल होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ओके, तो वॉइड पिरामिड एक फंक्शन है जो पिरामिड ऑफ स्टार को प्रिंट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये जो डिजाइन कंपोनेंट है, इसको यूज करने की 3 स्टेप्स होती हैं। पहला होता है डिक्लेरेशन, दूसरा होता है कॉलिंग, तीसरा होता है डेफिनेशन। क्वेश्चन आता है क्या ये सीक्वेंस मैटर करता है, कायदे से करता है, लेकिन क्या आजकल जो कंपाइलर आ गए हैं ना, वो C++ के हिसाब से बनते हैं और C++ के रूल्स थोड़े से अलग होते हैं, तो उसके कारण इनमें से एक आध दो रूल तोड़ भी तो चल जाता है। C के रूल्स के अकॉर्डिंग ये कंपलसरी था, ठीक है। अब ये जो कंपलसरी है उसकी भी बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों कंपलसरी था। इमेजिन करो मैंने यहाँ से ये लाइन हटा दी, ओके। वेट अ सेकंड, पहले एक बार चला के देख लेना चाहिए। ओके, मैंने इसको रन किया। ओके, इस स्क्रीन को थोड़ा सा मुझे बड़ा कर देना चाहिए ताकि मैं आपको सारी चीजें बता पाऊं। यहाँ पर सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, यू कैन सी नेम प्रिंट हो रहा है, देन 5 लाइन का पिरामिड ऑफ स्टार, देन कॉलेज का नाम प्रिंट हुआ, देन पिरामिड ऑफ स्टार, देन सिटी का नाम प्रिंट हुआ, फिर से पिरामिड ऑफ स्टार। इफ यू कैन नोटिस कोड में बहुत सारी चीजें रिपीट हुई हैं, जैसे ये पूरा पिरामिड ऑफ स्टार 3 बार आया है, लेकिन मैंने इसका कोड लिखा कितनी बार है, सिर्फ और सिर्फ 1 बार, ठीक है। शायद बात समझ में आ गई इसकी यूटिलिटी क्या है। अब इमेजिन करो मैंने इस लाइन को डिलीट कर दिया। ओके, मैं इस लाइन को नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली कोड कहां से स्टार्ट हो रहा है, वॉइड मेन से, ठीक है। तो वॉइड मेन में printf आया, printf को सिस्टम पहचानता है क्योंकि वो कौन सी हेडर फाइल से आया है, stdio.h। अब इसको दिखा पिरामिड, ये बोलेगा कौन पिरामिड, मैं तो किसी पिरामिड को जानता ही नहीं हूँ। जैसे अभी मैंने आपको कुछ आगे के टॉपिक्स नहीं पढ़ा है, अचानक से मैं बोल दूं कि जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो क्लास के सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट होती है। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम की एक लाइन है, C++ की एक लाइन है या जावा की एक लाइन है ना। अभी मैंने आपको कुछ पढ़ा है ही नहीं ऐसा, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये पढ़ाते पढ़ाते वहां कहां पहुंच गए, है ना। बस इसको भी वैसे ही कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहां पहुंच गए, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, वैसे ही मैंने इसको पिरामिड के बारे में कुछ नहीं बताया, तो ये बोलेगा कौन पिरामिड। जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कौन ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही इसको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैंने आपको एक लाइन बोली, देखो अभी मैं एक ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बोल रहा हूँ, इसको सुन लो, मैं बाद में बताऊंगा ये होता क्या है, अभी खाली सुन लो, है ना, तो तुम सुनने बैठ जाओगे। वैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर वॉइड मेन को ये बोला कि जो वॉइड पिरामिड है ना, मैं बता रहा हूं तुझे कि ये बीच बीच में आएगा, अभी कंफ्यूज मत होना। जब प्रोग्राम में वॉइड मेन खत्म हो जाएगा तो मैं इसकी डेफिनेशन दूंगा। काइंड ऑफ एक प्रॉमिस स्टेटमेंट है, हमने डिक्लेयर किया है, हमने प्रॉमिस किया है कि हम वॉइड पिरामिड बनाएंगे, ओके। इसलिए यहाँ पर एरर नहीं देगा। अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो क्या होगा, कंपाइलेशन एरर आ जाएगी, क्योंकि जब हमारा सिस्टम इस लाइन पर पहुंचेगा तब तक उसने पिरामिड शब्द पहली बार सुना होगा और वो बोलेगा ये पिरामिड कौन है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। लेकिन अगर कोड ऊपर से आ रहा होगा और उसको यहाँ पर एक प्रॉमिस मिल गया कि वॉइड पिरामिड बीच बीच में यूज होता हुआ दिखेगा, एरर मत देना, इसकी डेफिनेशन लास्ट में मिलेगी तेरे को, ओके। तो ये एरर्स नहीं देगा, इसलिए हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है।
डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में क्या फर्क है? तो डिक्लेरेशन वॉइड मेन के पहले करते हैं, डेफिनेशन वॉइड मेन के बाद में देते हैं। डिक्लेरेशन में ये लिखने के बाद सेमीकोलन लगा दिया जाता है कि हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है। डेफिनेशन में यहां से सेमीकोलन हटा दिया जाता है और स्कोप लगा दिया जाता है जिसमें डिफाइन किया जाता है कि ये कोड करने क्या वाला है। इन दोनों के बीच में होती है कॉलिंग। कॉलिंग अभी बहुत देर से समझा ही रहा था मैं आपको, तो वैसे तो समझ में आ गई होगी, पर फिर भी रिपीट कर देता हूँ। कॉलिंग का मतलब होता है जहां पर भी हमें वो फंक्शनैलिटी यूज करना हो वहां पर हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। आपको जैसा इमेजिन कर सकते हो, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है, आप ऐसा इमेजिन कर लो क्या कि यहाँ पर आपका नाम प्रिंट हो रहा है और यहाँ पर टेक्निकली ये कोड लिखा हुआ है। ये पूरा कोड कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर। हालांकि ऐसा है नहीं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। हमारा सिस्टम यहाँ से इधर आ जाता है, इसको एग्जीक्यूट करके वापस चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉलिंग करना, ठीक है। सो आई थिंक फंक्शन का बेसिक समझ में आ गया होगा कि फंक्शन होता क्या है, 3 स्टेप में क्यों काम करते हैं। एक और चीज बताता हूँ, थोड़ा सा ट्रिक काइंड ऑफ है ना। देखो मैक्सिमम लोग क्या आजकल C++ का कंपाइलर यूज कर रहे हैं, तो C++ थोड़ा अलग अप्रोच है, उसको टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता है और C को बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। क्वेश्चन आता है बॉटम अप अप्रोच क्यों कहा जाता है? सॉरी मैं उल्टा बोल गया, सॉरी। C++ को बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है और C को टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि C में सबसे पहले हम कौन सा फंक्शन बनाते हैं? वॉइड मेन। ओके, वॉइड मेन बनाने के बाद ये सारी चीजें हम लिखते हैं, ओके, और उसके बाद बाकी सारी चीजें लिखते हैं। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में, हमारे सिस्टम में कौन कॉल होता है? वॉइड मेन, ठीक है। देन वॉइड मेन टॉप पे रखा हुआ है, ये सबसे पहले कॉल होगा और जरूरत पड़ने पर नीचे जाएगा, ओके। तो टॉप डाउन अप्रोच है ना, टॉप से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। C++ अगर बाय चांस आपने कभी पढ़ा हो कॉलेज में या कहीं पर भी, तो उसमें कैसा होता है, पहले हम कोई क्लास बनाते हैं, क्लास बनाने के बाद वॉइड मेन बनाते हैं। सबसे पहले चलता कौन है? वॉइड मेन। तो बताओ टॉप पहले चला कि बॉटम पहले चला? बॉटम पहले चला। तो बॉटम पहले चलता है, ऊपर वाला सेक्शन बाद में चलता है, इसलिए उसको बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। अब दोनों के लिए कंपाइलर तो एक ही यूज होता है, जैसे टर्बो C++ या डेव C++ या कोई सा भी, या इवन जो मैं सामने लिख रहा हूँ इसको, ओके। तो होता क्या है, अगर हम इस डेफिनेशन को यहां से कट करके यहां पर पेस्ट कर दें, मतलब डिक्लेरेशन करें ही नहीं, डायरेक्टली डेफिनेशन दे दें और फिर वॉइड मेन को चलाएं, तो भी कोड चल जाता है, लेकिन वो C के रूल्स के अगेंस्ट में है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि चल तो जाएगा लेकिन नियम तोड़ के। ये वैसी बात है, क्या मैं रॉन्ग साइड में गाड़ी चला सकता हूँ? वन वे पे रॉन्ग साइड में गाड़ी चला सकते हैं? हाँ, गाड़ी चलने से मना नहीं करेगी, गाड़ी तो चल सकती है, गाड़ी का फीचर है चलना, लेकिन वो रूल्स के अगेंस्ट है, किसी ने पकड़ लिया तो चालान कट जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात मैंने क्या बोला, ठीक है। तो आई थिंक बेसिक समझ में आ गया होगा कि फंक्शन 3 स्टेप में काम करते हैं, डिक्लेरेशन, कॉलिंग एंड डेफिनेशन। सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे, देन वॉइड मेन के अंदर जहां जहां उसकी जरूरत है उसको यूज करेंगे, देन लास्ट में हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो देन इस सेशन को अपन यहीं पर होल्ड पे डालते हैं। इस सेशन के आगे का मैं नेक्स्ट सेशन में पढ़ाता हूँ। मेरी कोशिश है इस बार की, जो मैंने ऑब्जर्व किया, कि छोटे छोटे मल्टीपल वीडियोस बनाना इज अ बेटर ऑप्शन एक बड़ा वीडियो बनाने से। तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देन अभी का सेशन ओवर।